Good morning to all my dear student. Welcome to Norming Academy Jagdीगंज। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में मैंने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कुछ रे डायग्राम डिस्कस किया था। उसी से रिलेटेड एक बहुत प्यारा सा न्यूमेरिकल है जो कि आपके सामने है। आज हम लोग इसी पे डिस्कस करते हैं। इस पर क्वेश्चन क्या है? A small bulb is placed at the bottom of a tank containing water to a depth of 80 सेंटीमीटर। एक बल्ब को वाटर टैंक के अंदर 80 सेंटीमीटर पर रख दिया गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये बल्ब की जगह आपका जो है कुछ भी हो सकता है। दोनों के लिए एक फॉर्मेट होगा, एक टाइप का न्यूमेरिकल होता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है बस। आप ऐसा समझिए कुछ भी चेंज नहीं होता। देखिए यहां पर 80 सेंटीमीटर पर एक बल्ब है। बल्ब को आप पॉइंट सोर्स ले सकते हैं। ये ठीक है, ये हो गया आपका वाटर सोर्स। इसकी जो डेप्थ है वाटर टैंक की वो 80 सेंटीमीटर। ये पॉइंट सोर्स है, यहाँ पे बल्ब। आप यहाँ पे फिश भी ले सकते हैं, दोनों के लिए एक जैसे कॉन्सेप्ट है। फाइंड आउट द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ वाटर थ्रू विच लाइट फ्रॉम द बल्ब कैन इमर्ज। आपको वाटर सरफेस का वो एरिया बताना है जिस एरिया में लाइट बाहर आ रही है। मतलब फिर वही कॉन्सेप्ट है। आप ऐसा सोचो, एक जगह तो ऐसी आएगी जब लाइट सोर्स यहां से निकल रही लाइट की, ये आपका नॉर्मल है। यहां पे हमने मान लिया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल हो गया। अब इस समय यहां पर लाइट इमर्ज हो गई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो गया? लाइट सॉरी इमर्ज नहीं, तो लाइट सरफेस के लाइन हो गई। ठीक है, ये आपका हो गया नॉर्मल। और सिमेट्रिकल कंडीशन इस साइड भी होगा। और इसी तरह आप ऐसा समझो कि पूरा सर्कल बनेगा। इस तरह उस साइड भी वही कहानी होगी, इस साइड भी वही कहानी होगी। तो यही हमको रेडियस हमारा टारगेट है। कल मैंने इस पे फॉर्मेट फाइंड आउट किया था, निकाला था। अब देखो ये जो एंगल है, ये एंगल है, ये दोनों अल्टरनेट एंगल है। तो ये जो क्रिटिकल एंगल है वही एंगल यहाँ पर भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस रेडियस के लिए अब ये देखो, ये आपका हो गया 90 डिग्री। ये एस पॉइंट, ये है एस है, लाइट सोर्स है, ये आपका पॉइंट ओ है। इसको मान लेते हैं हम ए। फिर से मैं वही चीज आपको डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाते हैं, एस ओ ए, ये आपका आई है, ये एच है, ये रेडियस टारगेट है मेरा। तो एरिया ऑफ पैच है, पैच मतलब वो ढकना। एरिया ऑफ पैच must be pi r square because of circular area। सरफेस कैसा है? सर्कुलर है, pi r square। अब यहां से r की वैल्यू क्या होगी? तो tan i इक्वल टू क्या लगा देंगे? ये IC है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो r बाय h हो गया सिंपल। तो r इक्वल टू हो जाएगा h tan IC। मतलब जो r आ गया आपका h tan IC। देख लीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए। इससे रिलेटेड रे डायग्राम और मैं रेडियस का फॉर्मेट तैयार कर दिया था। ठीक है, तो r इक्वल टू h tan IC आ गया। अब प्रॉब्लम ये है कि tan IC का को कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब tan IC को फाइंड आउट करने के लिए देखो, tan IC को हम क्या लिख सकते हैं? आपको पता होगा tan इक्वल टू होता है sin बाई cos, एंगल वही होगा। तो sin IC और cos IC। अब आपको ये भी पता होगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। सिंपल मैथमेटिक्स फार्मूला है, आई होप ये आप सबको पता होना चाहिए। 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो इस एंगल में ट्रांसफर कर लेंगे, तो cos IC इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर IC is critical।
ठीक है, पहले मैं फार्मूले का फॉर्मेट जो बनेगा उसको बना दे रहा हूं, उसके बाद तो वैल्यू गिवन है, आसान होगा, रख लिया जाएगा। इतनी कहानी आपको समझ में आएगी नहीं, एक बार फिर समझ लीजिए आप। एक लास्ट बाउंड्री होगी जहां पे लाइट का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाएगा, और ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है सरफेस के लंब हो जाएगी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 हो जाएगा। ये सब मैं बता चुका हूं अपने प्रीवियस लेक्चर में, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं। उसी तरह का सिमेट्रिकल कंडीशन ऑल ओवर सर्कल में होगा सरफेस पे, वही कहानी यहाँ पर भी होगी। तो जो एंगल यहाँ बनेगा सिमेट्रिकली, यहाँ पर भी वही बनेगा, फिर से वही रेडियस है, ठीक है, और ये आपकी हाइट है। जैसे आप इस साइड ट्रायंगल एंगल बन रहा है, इस साइड में बनेगा, और इसके बैक साइड और फ्रंट साइड, तो एक हमको सर्कल मिल जाएगा। इसी सर्कल का हमको रेडियस निकालना है, और रेडियस से निकल जाएगा एरिया पैच, क्योंकि सर्कल है तो पाई r स्क्वायर हो जाएगा, बहुत आसान सा है। अब प्रॉब्लम क्या है, h हाइट गिवन 80 सेंटीमीटर, हमको tan i से सॉल्व करना है। तो tan i से हम क्या लिख सकते हैं, r इक्वल टू h इनटू sin ic अपॉन cos ic। अब यहां देखो क्रिटिकल एंगल में तो जो फार्मूला बना था वो तो sin की फॉर्म में, cos की फॉर्म में लिखा नहीं, तो अगर sin की वैल्यू मिल जाए तो cos की वैल्यू मिल जाएगी इस फॉर्मेट से। ये देखो सिंपल मैथमेटिकल फार्मूला है, ये तो सबको पता ही होगा। आई मेरी बात समझ में? अगर sin की वैल्यू मिल जाएगी तो sin की वैल्यू है से cos की वैल्यू भी मिल जाएगी, यहां पर रख लेंगे हम। sin की वैल्यू कहां से मिलेगी, sin की वैल्यू क्रिटिकल एंगल के फॉर्मेट में मैंने आपको बताया था, sin ic 1/2। अब यहां पर हम एक कॉन्सेप्ट और आपको बताएंगे। अभी आप देखो जो भी फार्मूला में क्रिटिकल एंगल के बनाया था उसमें, और यहां पर भी रेयर मीडियम क्या है बेटा, एयर, और टेंसर मीडियम में क्या है, वाटर। क्या जरूरी है हमेशा रेयर मीडियम एयर? रेयर मीडियम तो और भी कुछ हो सकता है, टेंसर मीडियम हमेशा वाटर, तो ये भी कोई जरूरी नहीं। मैं अगर यहां ग्लास रख दूं, वाटर की प्लेस पे क्या रख दूं, ग्लास, और यहां एयर में मैं वाटर रख दूं, तब भी जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो कंडीशन है, क्रिटिकल एंगल का जो कंडीशन है, लाइट मस्ट बी गो फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, तब भी तो वही कंडीशन फॉलो होगा जब मैं ग्लास और वाटर ले लूंगा। और तब आप इस फॉर्मेट को यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा। अब बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, आप लोग का मिस्टेक यही होता है कि इस फॉर्मेट को आप हमेशा के लिए याद कर लेते हो किसी भी मीडियम में। अब मैंने देखो जो फॉर्मेट बताया था उसमें मैंने बताया था म्यू ऑफ रेयर मीडियम अपॉन म्यू ऑफ डेंसर मीडियम, ये मैं ये फॉर्मेट अगर आप हमेशा याद रखेंगे तो चाहे जैसा मीडियम कुछ भी चेंज हो जाए। अब यहां पे देखो अगर मैं रेयर मीडियम एयर है तो यहां पे आपने क्या कर दिया 1, और ये जो है डेंसर मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ये तब सही है, इस फॉर्मेट का आप तब यूज कर सकते हो जब रेयर मीडियम में एयर फिक्स हो। अगर रेयर मीडियम में एयर को ना लेके कोई और मीडियम में ले लो, जैसे मैंने बताया यहां ग्लास ले लिया, यहां वाटर ले लिया, तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी, डायरेक्ट ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे गलत हो जाएगा। क्योंकि जब रेयर मीडियम वाटर हो, ध्यान से समझिए बात, तो यहां म्यू ऑफ वाटर होगा और यहां पे म्यू ऑफ ग्लास हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको समझना पड़ेगा। और एक चीज और है, ये म्यू क्या है, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम with respect to रेयर। लेकिन बच्चा इतना कॉन्सेप्ट रखता नहीं है, रख नहीं पाता, वो डायरेक्ट इसको यूज करेगा। इसलिए सबसे बेटर जो इसका फॉर्मूला है इसी तरह है कि म्यू ऑफ रेयर मीडियम अपॉन म्यू ऑफ डेंसर मीडियम, आप इसको याद करेंगे तो इसमें आपको रखने में ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। अब प्रॉब्लम यही आती है कंप्यूटर एग्जाम में कुछ इस तरह से देगा कि आपको कंसेप्चुअल होगा कि आपको प्रॉब्लम होगी, तो इस तरह से था ये सब चीज, इसको आप नोट कर लीजिए। और फिर मैं आसानी से इसको अब साइन आईसी क्योंकि यहाँ पे रेयर दिखना क्या
तो 1/2। ठीक है, देखो यहाँ पर आर इक्वल टू साइन IC अपन IC। हाँ, तो ये मैं आपसे बोल रहा था, साइन IC को हम क्या लिख सकते हैं, साइन IC को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/μ। ठीक है, तो कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो सिंपल मैथमेटिकल फार्मूला है 1 माइनस 1/μ का होल स्क्वायर, यानी कॉस IC हो जाएगा 1 माइनस। अब बस साइन की वैल्यू रख देते हैं, कॉस की वैल्यू रख देते हैं, तो रेडियस का फॉर्मेट आ जाएगा। ठीक है, मैं इस साइड को रफ कर देता हूं। तो जो रेडियस का फॉर्मेट आएगा यहाँ पर, इट बिकम्स r इक्वल टू h। साइन IC की वैल्यू क्या है, 1/μ अपॉन कॉस IC की वैल्यू क्या है, अंडर रूट μ स्क्वायर अपॉन 1 डिवाइडेड बाय μ हो जाएगा। क्यों, सिंपल मैथमेटिक्स से μ स्क्वायर क्या है, मल्टीप्लाई होगा, μ स्क्वायर रूट से बाहर होगा तो μ बन जाएगा। तो अब यहाँ पर आ जाएगा r इक्वल टू h, और ये μ हो जाएगा, ये μ ऊपर चुका जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट μ स्क्वायर 1, μ से μ बन जाएगा यहाँ पर, तो h बाई अंडर रूट μ स्क्वायर। देखिए अभी आ गया आपका क्या, r इक्वल टू h बाई अंडर रूट μ स्क्वायर माइनस 1। ये आपका आ गया रेडियस का फॉर्मूला। आपको एरिया फाइंड करना है तो उसको स्क्वायर कर देंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे रख देते हैं, ये एरिया है पाई, r स्क्वायर करेंगे तो वहाँ क्या होगा, h स्क्वायर, रूट कट जाएगा वहां से, तो μ स्क्वायर माइनस 1, यानी पाई h स्क्वायर अपॉन μ स्क्वायर माइनस 1। ये हो गया। तो एरिया ऑफ पैच का जो फॉर्मेट आया, पाई h स्क्वायर अपॉन μ स्क्वायर माइनस 1, इसको आप याद रख सकते हैं। μ क्या है, हमेशा ध्यान दीजिएगा, μ इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। हमेशा आपको रेयर मीडियम एयर मीडियम ये जरूरी नहीं है। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आते हैं उसमें जैसे फिश प्रॉब्लम है, यहाँ बल्ब लग दिया, सबके लिए यही है, आपसे फिश में क्या पूछेगा, कितना एरिया सरफेस का कितना एरिया फिश देख सकती है बाहर। तो देखो, और कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि क्रिटिकल एंगल के बाद क्या कंडीशन होता है, तो क्रिटिकल एंगल के बाद अब क्या होगी, लाइट इधर जाएगी तो लौटना शुरू होगी, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा। तो उसके बियॉन्ड दिस सर्किल लाइट इंसिडेंट ऑन द वाटर सरफेस व्हिच इज टोटली रिफ्लेक्टेड बिकॉज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो इसके बाहर तो लाइट जाएगी नहीं, तो यहाँ के लिए जो फिश होगी उसकी दुनिया बस इतनी ही होगी, इतनी ही वो बाहर देख सकती है। इसलिए देखो, मछली जब लोग मारते हैं तो कुछ डिफरेंट एरिया तक की फिश बाहर देखती है रीजन को। तो इधर जो बैठा होगा, इधर जो बैठा होगा, कुछ हलचल से भले पहचान ले, लेकिन बाहर वो नहीं देख पाएंगे। ठीक है, इसके बाद ठीक है, चलो तो ये आपका आ गया आर, एरिया आ गया पाई h स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर माइनस 1। अब इसकी वैल्यू क्या कहती है, बहुत आसान है, 80 सेंटीमीटर है, तो h की वैल्यू क्या रहेगी, 80 सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू 3.14, म्यू ऑफ वाटर कितना है 4/3, तो ये 4/3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 4/3 का स्क्वायर। तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो आई हैव कि आपको समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट अच्छे ढंग से। अगर क्लियर है तो कोई और भी एप्लीकेशन आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं उस पर ये ज़्यादा से वीडियो बना दूंगा आपको, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स ले लूँगा। ठीक है, अभी तो मेरा इस पर कॉन्सेप्ट है, और फिर उसके बाद में जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बेटा प्रिज्म से होगा, ऑप्टिकल फाइबर से होगा, उसको भी हम कुछ डिस्कस करेंगे और उस पर न्यूमेरिकल्स भी लेंगे। तो एक दो लेक्चर इस पर और होगा, फिर उसके बाद टॉपिक चेंज हो जाएगा होगा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो एरिया ऑफ पैच जो होगा
एरिया ऑफ पैच पाई एच स्क्वायर म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, एच की वैल्यू कितनी है 80 स्क्वायर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने की जरूरत नहीं है, मीटर में चेंज करना होगा तो 10 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एरिया भी तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो आप ऑप्शन में जैसा दिया रहेगा उस तरह से सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा कांस्टेंट म्यू की तो कोई यूनिट नहीं होती है और पाई की उसकी भी कोई यूनिट नहीं है, तो हम इसलिए उसको चेंज नहीं कर रहे। कोई ऐसा कांस्टेंट होता कि उसकी वैल्यू अगर मीटर एंड बेस सिस्टम में होता तो मैं मीटर में चेंज कर देता। ये आप म्यू की वैल्यू कितनी है 4/3 का स्क्वायर हो गया -1। तो ये कितना हो जाएगा 3.14 और 80 × 80 कितना हो जाएगा 6400 है, तो 10 टू द पावर 2 कर सकते हैं डायरेक्ट। उसके बाद यहाँ हो जाएगा 16/9 -1, तो 9 का यहाँ मल्टीप्लाई कर ले तो 16 - 9 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। तो ये आपका साथ हो जाएगा 16 - यहाँ 7 बचेगा, तो 3.14 × 64 × 10 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 7, 9 ऊपर चला जाएगा, ये 9 हो गया। अब ये सिंपल मल्टीप्लाई करके आप लोग देख लीजिएगा, यही होगा एरिया ऑफ पैच। ओके, ठीक है। वीडियो को पास करके नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं कुछ और चीज़ों को याद देता हूँ, ठीक है। 80 का स्क्वायर हो गया 6400 हो गया, ये 4/3 है, 3 × 9 16 - 9 7 आएगा 730। अब हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए, तो आपको रेट ड्रॉप में जो रेनबो का फॉर्मेशन होता है उसमें दिया गया है, थोड़ा सा उस पर चर्चा करते हैं। बाकी फिर जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो प्रिज्म को लेंगे, ऑप्टिकल फाइबर को लेंगे, जो कि एक एप्लीकेशन भी होगा मिलेगा उसमें, और उसमें कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। अच्छा, एक चीज और है, साइन IC = 1/μ, क्योंकि म्यू = होता है C/d, आपको पता है, और जो V होता है f लैम्डा। तो एक मैं होमवर्क आपको दे रहा हूँ करने के लिए। अब ये वेवलेंथ अगर मैं व्हाइट लाइट ले लूं, देखिए अगर मैं व्हाइट लाइट को लूं, सनलाइट, तो इस व्हाइट लाइट में, सनलाइट में जिस वेवलेंथ की लाइट को हम देख पाते हैं, सबको पता है विजुअल लाइट, डिफ्यूज। तो कहने का मतलब है जो क्रिटिकल एंगल है वो म्यू पे डिपेंड करता है, और म्यू का डिपेंडेंस स्पीड पर है, स्पीड का डिपेंडेंस वेवलेंथ पे है, क्योंकि लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ वेव। वेव जैसी चलती है तो वेव की कैरेक्टरिस्टिक वेव स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी तो मान लो चेंज नहीं होती है, उसकी बात नहीं करेंगे। अब वेवलेंथ पे डिपेंडेंस है, देख लिया ना, म्यू का डिपेंडेंस v पर, v का डिपेंडेंस वेवलेंथ पर। तो अब वेवलेंथ अगर आ गया, तो अगर सनलाइट प्रिज्म पे इंसिडेंट होती है या कहीं भी वो इंसिडेंट हो रही है, और जहां पर भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात आएगी, आपसे वहां पूछा जाएगा कि क्रिटिकल एंगल का, अब यहाँ पे वॉयलेट का जो वेवलेंथ है, रेड का वेवलेंथ है, आपको पता है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, सबसे ज्यादा रेड की होती है वेवलेंथ मैक्सिमम, और वॉयलेट की वेवलेंथ मिनिमम, और फ्रीक्वेंसी जस्ट उल्टा, ठीक है। तो आप ये देखिए, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, वॉयलेट की सबसे कम है। तो वेवलेंथ का डिपेंडेंस स्पीड, और स्पीड का डिपेंडेंस म्यू, और फिर म्यू का डिपेंडेंस क्रिटिकल एंगल। थोड़ा इस पे आप लोग काम करिएगा, हम आपको एज होमवर्क इसको दे रहे हैं, और एक वीडियो में इसको जरूर दूंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल एंगल का वेवलेंथ से कॉन्सेप्ट कैसा है, कैसे वेरिएशन होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम देंगे, ठीक है।